वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। सब लोग जल्दी जल्दी प्रस्तुत हो जाएंगे, आ जाएंगे सब बच्चे, आ जाइए सब बालक, जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, फटाफट जुड़ते चले जाएंगे। और प्रीति तरार नमस्कार मेरे बच्चे, विनीत कुमार नमस्कार, प्रशांत देशवाल नमस्कार, मोनू मलिक नमस्कार, भाई बालियान मोनू नमस्कार। सर मैं उदित हुड्डा हूँ। अच्छा तू भी प्रशांत उदित हुड्डा कहाँ कहाँ था, क्या क्या न करूँ जा पता नहीं। कल परसों तू किसी और उससे था। उदित हुड्डा आ जाओ बेटे, जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाओ। शेयर कर दीजिए एक बार सब बच्चे मिलके, सब लोग जो हैं शेयर कर देंगे, मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। शेयर कर दो सब बच्चे एक बार सब मिलके। व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे सब लोग जो हैं शेयर कर दें। यस मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलो जो आएगा आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। हम लोग कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से आप लोगों के सामने। 182 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। अभय कुमार नमस्कार, बालियान मोनू ओके गुरुजी बिल्कुल सही। अंकित दिल्ली वाला नमस्कार बेटे। स्वाति नमस्ते बेटे। प्रशांत तो हुड्डा जी नमस्कार हो ही गई। आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, चुर्क किस लिए प्रसिद्ध है। पहला तो आप मेरे को जवाब देंगे चुर्क किस राज्य में है। वो तो मैंने बता ही दिया कि चुर्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे बच्चों ये है कि आप बताइए चुर्क है किस राज्य में, चुर्क है किस राज्य में, आपको यह जवाब देना है। उसके बाद मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देता हूं, उसके बाद में मैं इसके विषय में आप लोगों को बताता हुआ चलता हूं। चलिए, चुर्क जो है उत्तर प्रदेश में है। पहली बात तो कहां है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। चुर्क जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है चुर्क। चुर्क कहां है बेटे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। यहां 1957 में पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया था। कौन सा, सीमेंट कारखाना लगाया गया था। और मेरे एक बात और याद नहीं आ रही, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से संबंधित एक रिलेटेड और बात थी, कोई डांस था या क्या था, या कोई नृत्य शैली थी, या सॉरी या कोई जनजाति है, वो मेरे याद नहीं आ रही है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। वो कौन बच्चा बताएगा, जरा जल्दी जल्दी करके बताएं, मेरे लर्न नहीं आ रही, मेरे को याद नहीं आ रही। देखो मैं इन चीजों को क्या कर सकता हूं, स्किप कर सकता हूं। जैसे कैसे कि मैं ये क्यों बताऊं कि कौन सी जनजाति रहती थी सोनभद्र में, ठीक है नहीं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में यह डांस पाया जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि सोनभद्र जो बिहार में पाया जाता है वो सोनभद्र में पाया जाता है, तो डांस है या कोई जाति है, तो वो मेरे याद नहीं है। 1957 में क्या लगा, सीमेंट कारखाना लगा। इस सोनभद्र का नाम सोन नदी के नाम से पड़ा। किस नदी के नाम से पड़ा, सोन नदी, जो बिहार में भी बहती है, ठीक है नहीं, पटना के आसपास बहती है। एक तरफ से पटना दो नदियों के बीच में है, सोन के और गंगा के बीच में है, सोन के और गंगा के बीच में है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ढूंढते रहने चाहिए बच्चे। क्या, जैसे मैंने बताया यार, सोनभद्र के लिए मैंने कोई आपको क्लास वगैरह में बताया है सोनभद्र के लिए विशेष बात, पर आज मैं भूल रहा हूं उसको। क्या वो थिंक है कि सोनभद्र में कौन सा जाति पाई जाती है या डांस कौन सा होता है, विशेष कोई एक अलग ही चीज है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनती है। इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सुहाग नगरी किस नाम से भी जाना जाता है? सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। क्लियर हो रही है बात मेरे बच्चे? नेक्स्ट वन, कोई विशेष और बात इससे संबंधित है नहीं। अब देखो, कांच की चूड़ियां बनती है तो इसको क्या भी कहा जाता है? कांच नगरी भी कहा जा सकता है। कांच नगरी भी कहा जा सकता है। कांच का काम होता है तो इसलिए इसको क्या भी कहा जा सकता है? कांच नगरी भी कहा जाता है। क्लियर हुई होगी बात मेरे बच्चों के? नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। यस, आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन। क्या कहता है सर? कहता है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? उनके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अमर बालिया नमस्कार बेटे। उसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? मेरे बच्चे, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो किससे नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद को किया गया। मैं कुछ इसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने पेश करूंगा, तो उस डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कंसंट्रेट करना है, उस डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करनी है। क्या डिस्क्रिप्शन है, जरा ध्यान देंगे मेरे बच्चे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने। एक 1938 में, 1938 में बने। एक कब बने? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था मेरे बच्चे? हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन था, जो कहां? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। हरिपुरा अधिवेशन था, और जो कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। 1938 में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मैं आपको सुभाष चंद्र बोस का कद बताता हूं। सुभाष चंद्र बोस का कद क्या था, ठीक है नहीं? उसके बाद में 1939 में एक त्रिपुरी सम्मेलन हुआ है। कौन सा? त्रिपुरी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन मेरे बच्चों? सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? देखो, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कई महीने बाद क्लासेज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। कोई चिंता मानने की जरूरत नहीं है। 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, और 2 उम्मीदवार खड़े हुए। इसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए। एक हुए आपके कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक तरफ थे, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी तरफ थे गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। मैंने क्या कहा? एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी समर्थित उम्मीदवार थे। गांधी समर्थित उम्मीदवार थे, ठीक है नहीं? गांधी समर्थित उम्मीदवार थे ये सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में। अब गांधी ने पूरी जोर लगाया था किसको जिताने के लिए? पट्टाभी सीतारमैया को जिताने के लिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कद इतना बड़ा था, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को क्या कर दिया था? हरा दिया था। क्या होते हुए भी? गांधी समर्थित उम्मीदवार होते हुए भी हरा दिया था। तो गांधी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये किसकी हार है? मेरी हार है, तो मैं इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लूंगा। तो इसकी सारी कार्यकारिणी ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इसके अध्यक्ष पद से क्या करा? इस्तीफा दे दिया, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 1939 में। किसकी स्थापना कर दी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी मेरे बच्चे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 1939 में ही। किससे इस्तीफा देके? त्रिपुरी के कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। अब क्या हुआ कि भैया इसका अध्यक्ष कौन बनाया जाए, क्योंकि वो त्रिपुरी में सम्मेलन तो करना ही था। पहली तो बात मैं बता देता हूं, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो इसके लिए नियुक्त किया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। एक छोटी सी बात भी है, मैं उसको भी बता देता हूं, यहां भूल जाते हैं फिर बाद में कहीं आएगी कि नहीं आएगी। जब 1945 में पता लगा कि महात्मा गांधी को पता लगा कि किसकी मृत्यु हो गई है, राजेंद्र प्रसाद की राजेंद्र प्रसाद नहीं, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है हवाई दुर्घटना में, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति खो दिया है आज।
हमने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्या कर दिया है, खो दिया है। हमने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को क्या कर दिया है, खो दिया। तो ये छोटी छोटी कोटेशन नोट कर लेंगे। आपसे पूछ सकता है, बताइए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमने सबसे शक्तिशाली, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति खो दिया है? तो उसका जवाब देना है महात्मा गांधी। और अगर आपको मैंने आज बता दिया तो आप इसको नोट कर लेंगे। अदरवाइज आप सब लोगों को पता है कि महात्मा गांधी विरोधी किसके थे, सुभाष चंद्र बोस के। किस आधार पर आप लोग जानते हैं? क्योंकि इस आधार पर आप जानते हैं विरोधी थे, तो इसलिए आप महात्मा गांधी को उत्तर नहीं देंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे कोटेशन को। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया डियर चाइल्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया मेरे बच्चों, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ध्यान देने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे डियर चाइल्ड? भारत आजाद कब हुआ था? आप लोगों को पता है 1947 में आजाद हुआ था। ठीक, ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हो रहे थे। ब्रिटेन में 1945 में क्या हो रहे थे? आम चुनाव हो रहे थे। कौन से चुनाव हो रहे थे? आम चुनाव हो रहे थे। आम चुनाव का मतलब जैसे हमारे यहाँ संसदीय चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जब जिससे बनता है, लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, ऐसे ही आम चुनाव बोला जाता है उनको। 1947 में तो भारत आजाद हुआ, लेकिन 1945 में जब चुनाव हो रहे थे तब की मैं आप लोगों को बात बताता हूं। तब दो पार्टियां होती थी ब्रिटेन में मुख्यतः, एक लेबर पार्टी और दूसरी होती थी कंजर्वेटिव पार्टी। मेरे बच्चे एक बार जोर लगा के शेयर जरूर कर देंगे फेसबुक वगैरह पे। एक होती थी कंजर्वेटिव पार्टी। मेरे बच्चे लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष होते थे या दावेदार थे प्रधानमंत्री पद के, वो थे क्लीमेंट एटली और इसके थे एटली और इसके थे विंस्टन चर्चिल। इसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, किसने कहा था? क्लीमेंट एटली ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, अगर मेरी सरकार बनती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, तो हम भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। और भाग्य से सरकार किसकी बन गई? लेबर पार्टी की बन गई। और इसने अपनी घोषणा के अनुरूप ही 1945 में कैबिनेट मिशन का गठन किया था और 1946 में वो कैबिनेट मिशन कहां आया था? भारत आया था, जिसने कहा था कि हम आपको आजाद करेंगे, आप जो है क्या करो, अपनी संविधान सभा का निर्माण करना शुरू कर दीजिए। क्लियर होगी बात मेरे बच्चों? नेक्स्ट वन आपके सामने अगला क्वेश्चन। यस, प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम पतित पतावन सीताराम। यस, आपके सामने अगला क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कहता है प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम सर्वप्रथम किसने गाया? तो उत्तर तो लिखा है पंडित दिगंबर विष्णु पालुस्कर। लेकिन ये जो फेम था, प्रसिद्ध था, ये किसके लिए था? ये महात्मा गांधी के लिए प्रसिद्ध था। इसका प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में के दौरान इस आंदोलन में गाया गया था। किसमें गाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। रघुपति राघव राजा राम पतित पतावन सीताराम। ठीक है नहीं? समझ में आई बात मेरे बच्चों? दांडी मार्च के दौरान, किसके दौरान? दांडी मार्च। जब दांडी साबरमती आश्रम से कहां के लिए निकले थे? दांडी मार्च के लिए निकले थे। साबरमती आश्रम से कहां के लिए निकले थे? दांडी के लिए निकले थे। तो ये जो है दांडी मार्च के दौरान सर्वप्रथम गाया गया था। क्लियर होगी मेरे बच्चों बात? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर।
सैनिक स्पोर्ट, यहां थोड़ा छोटा हुआ ठीक कर लेना इसको। सैनिक स्पोर्ट स्कूल कहां है? पुणे में है। सैनिक स्पोर्ट स्कूल कहां है मेरे बच्चे? पुणे में है। थोड़ा छोटा हुआ है, उसको थोड़ा पूरा कर लेंगे आप लोग। सैनिक स्पोर्ट स्कूल कहां है? पुणे में है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें विशेष बात, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इसको नास्तिक कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? शिव नारायण अग्निहोत्री को नास्तिक कहा जाता था। छोटी सी चीज है, इसको नोट करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई बात है नहीं। भारत में टीवी की शुरुआत 1959 में हुई। कब हुई? 1959 में। और राष्ट्रीय प्रसारण और कलर टेलीविजन 1975 में। कलर 1982 में। कहां? राष्ट्रीय प्रसारण और कलर टेलीविजन कब शुरू हुआ था? 1982 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर होगी बात सर जी? नेक्स्ट वन, और कोई ज्यादा विशेष बात इसके विषय में है नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। ये कहां से आ गया? ये रहा, ये भी कहता है सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। ठीक, अब आपको मैं एक यहां छोटी सी बात बताऊंगा, जरा उस पर ध्यान देना। रेगिस्तान जितने भी होंगे सब भूमध्य इलाके के पश्चिम में होंगे। भूमध्य इलाके के क्या होंगे? पश्चिमी क्षेत्र में होंगे। जितना भी भूमध्य इलाका होता है उसके पश्चिमी क्षेत्र में होंगे। आप सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और कहां है? अफ्रीका में है। और यहां कौन सा सागर बहता है लेकिन इसकी बराबर में? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर इसकी बराबर बहता है। कौन सा? अटलांटिक महासागर इसकी बराबर बहता है। कौन सा महासागर बहता है इसकी बराबर? अटलांटिक महासागर बहता है। ठीक है। उसके बाद में अरब रेगिस्तान एशिया में पड़ता है। किस में पड़ता है? एशिया में पड़ता है अरब रेगिस्तान। कहां? एशिया में अरब रेगिस्तान पड़ता है। क्लियर? इसमें कोई की विशेष बात है नहीं। जो सारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान, गोबी, ये मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया और किस में? चीन में। मंगोलिया और किसके बीच में स्थित है? चीन के बीच स्थित है गोबी रेगिस्तान। काला रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में। काला हरी रेगिस्तान कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में काला हरी रेगिस्तान कहां है मेरे बच्चे? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और इससे ज्यादा कोई विशेष बात इसमें है नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आएंगी विशेष बातें भी। यस, स्काउट के संस्थापक। किसके संस्थापक? स्काउट के संस्थापक। दो चीज होती हैं, एक होती है स्काउट और एक होता है गाइड। स्काउट होता है लड़कों के लिए और गाइड होता है लड़कियों के लिए। जो स्काउट और गाइड की स्थापना हुई थी वो हुई थी बेटे 1903 में। स्काउट और गाइड की स्थापना कब हुई थी? 1903 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? बेडन पावेल द्वारा की गई थी, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर भारत में स्काउट एंड गाइड की स्थापना की बात करें, नोट कर लेंगे इस बात को, भारत में स्काउट एंड गाइड की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। भारत में स्काउट और गाइड की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी 1913 में। स्काउट गाइड की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी 1913 में। कोई और विशेष इससे ज्यादा बात है नहीं। अमितपुर माफी, नमस्कार बेटे, कई दिन बाद दिखाई दिया बेटे अमितपुर माफी, कई महीनों बाद। सर्वप्रथम रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? क्या लिखा मेरे बच्चे? सर्वप्रथम रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? आपके सामने तो पहला रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ। रुपए का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। शब्द है अवमूल्यन। शब्द क्या है? अवमूल्यन। इस अवमूल्यन पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। आज पेंसिल भी जो है ज्यादा बेटर काम नहीं कर रही हैं, ये भी ठीक ठाक सा नहीं लिख रही है। अवमूल्यन शब्द क्या है बेटे? अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है?
अपने देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा की तुलना में उसकी वैल्यू कम कर देना। ठीक है ना, ये मूल्यांकन लिखा हुआ है सब। सर्वप्रथम रुपए का मूल्यांकन कब हुआ? मूल्यांकन नहीं बेटे, इसको ठीक कर लेना, अवमूल्यन है ये। क्या है? अवमूल्यन कब हुआ? इस अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अपनी मुद्रा को अन्य देशों की तुलना में कम कर देना। जैसे जैसे मैं कहूं कि $1 की कीमत 70 रुपए है, ये इसकी नेचुरल कीमत है, 70 रुपए है, ये इसकी क्या है? नेचुरल कीमत है, इतनी है, अप डाउन अपने आप होगी। लेकिन अगर भारत सरकार कहे कि मैं तो इसके डॉलर की कीमत कितनी कर देता हूं, 75 रुपए कर देता हूं, समझने की जरूरत है, छोटे मुद्दे छोटे छोटी बातें बताऊंगा आपको बेहतर तरीके से। मैं तो इसकी 75 रुपए कीमत कर देता हूं, तो ये क्या हुआ? दूसरे देश की तुलना में दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा की वैल्यू कम कर देना। रुपए तो बढ़े लेकिन औकात तो क्या हुई? कम हुई। इसको बोलते हैं अवमूल्यन। इसको क्या बोलते हैं? अवमूल्यन हुआ। अपनी मुद्रा का क्या कर दिया मैंने? अवमूल्यन कर दिया। इससे किसको फायदा होगा? इससे किसको फायदा होगा? इससे एक्सपोर्टर को, निर्यातक को फायदा मिलेगा। निर्यातक को, ध्यान देना, मुद्रा के अवमूल्यन से किसको लाभ मिलता है? तो निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर को लाभ मिलता है। किसको लाभ मिलता है? एक्सपोर्ट करने वाले को लाभ मिलता है। कैसे मिलता है? इस पेंसिल की कीमत, $1 की कीमत अब तक कितने रुपए थी? 70 रुपए। मैं इस पेंसिल को क्या करता हूं? एक्सपोर्ट करता हूं, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 70 रुपए मिलेंगे। लेकिन जैसे मुद्रा का अवमूल्यन किया तो मुझे मेरे देश में $1 की कीमत कितनी मिलेगी? 75 रुपए मिलेगी। बाहर से तो मैं $1 में ही बेच के आऊंगा इसको, लेकिन आते ही जब मैं इसको कन्वर्ट करवाऊंगा तो ये मुझे कितने रुपए की मिलने वाली है? 75 रुपए की मिलने वाली है, 75 रुपए की मिलने वाली है। हाँ, बेचने वाला हूं मैं इसको, 75 रुपए मिलेंगे, तो मैं निर्यात करने वाला मैं क्या हो गया? प्रोत्साहित हो गया। यार 70 की वस्तु कितने में बिकल लगी? 75 में। इंपोर्ट करने वाले, आयात करने वाले, आयात करने वाले क्या हो जाएंगे? हतोत्साहित हो जाएंगे। आयात करने वाले क्या हो जाएंगे? हतोत्साहित। अब तक तो 70 रुपए में आयात की जाती थी, लेकिन अब इस पेंसिल को आयात करने के लिए कितने रुपए देने पड़ने लगे? 75 रुपए देने पड़ने लगे। अब क्या हो जाएगा? इंपोर्ट करने वाला हतोत्साहित हो जाएगा। इंपोर्ट करने वाला क्या हो जाएगा? हतोत्साहित हो जाएगा। तो इस पेन का आयात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस पेन का आयात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और निर्यात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अपने देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ने की कोशिश होगी। जब निर्यातकों को लगेगा कि बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, तो वो कंपनी लगाएंगे या कई अन्य काम और करेंगे जिससे एक्सपोर्ट होगा। ये हाल ही में आपसे मैं पूछता हूं, हाल ही क्या लास्ट ईयर किस देश ने अपनी मुद्रा का, जब उसकी कंपनियां क्या होने लगी? स्थिर होने लगी, उसको लगने लगा कि मेरा उद्योग जो है चौपट होते जा रहा है, तो उसने क्या किया? अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। कौन सा देश है? जरा जल्दी जल्दी बताएंगे। कौन सा देश है जिसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? कौन सा देश है जिसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? कौन सा देश है जिसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया हाल ही में? मैं बता देता हूं, चीन। कौन सा देश है? चीन। चीन को जब लगने लगा कि उसकी उद्योग की गतिशीलता स्थिर होती जा रही है, डूबती जा रही है, तो उसने क्या किया? अपनी कंपनी को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया दूसरे देशों की तुलना में। अब उनको क्या मिलने लगा? ज्यादा फायदा मिलने लगा, तो इसलिए जो है वहां की कंपनियां पुनः जागृत हो गई। 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। इसको 2 बार और कह सकते हैं यहां, लेकिन नहीं, हम लोग केवल इसको एक ही बार काउंट करते हैं। अब मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है? कुल 3 बार अवमूल्यन हुआ है। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? पूजा मलिक ने जवाब दे दिया, अमितपुर माफी ने भी दे दिया, वेरी गुड। अब तक मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। रोकी चिकारा 2016 में। नहीं, इंडिया ने नहीं किया भैया, चाइना ने किया था। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, इजराइल की राजकीय भाषा हिब्रू। इजराइल की राजकीय भाषा क्या है? हिब्रू। हिब्रू नहीं, हिब्रू। और इब्रानी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इब्रानी भी बोलते हैं, इब्रानी भी बोलते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट वन, एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई? एडीबी।
एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो एशियन विकास बैंक की स्थापना जो है कब हुई, इसका थोड़ा डेट चेंज कर लीजिए, 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966 और मुख्यालय सबको मालूम है मनीला में है। कहाँ है बेटे? एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 37 थी। प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 37 थी। यानी कि 37 सदस्यों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। कितने सदस्यों ने मिलकर? सॉरी, 37 की जगह 31 कर लेना, 31 देशों ने। और वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या, देशों की संख्या 67 है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 67 है। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और मेरे भैया 31 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान में इसमें देशों की संख्या कितनी है? 67 है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे आप लोग। बिल्कुल सही, 19 नवंबर की जगह 19 दिसंबर करना मेरे बच्चे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। आ गया। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश ने। नारायण, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और ये संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसके विरुद्ध दिया गया था? इंदिरा के विरुद्ध दिया गया था। किसके विरुद्ध दिया गया था? इंदिरा गांधी के विरुद्ध दिया गया था। आप लोगों को पता हो, जब इंदिरा गांधी पूर्ण अपना चुनाव भी हार गई थी, इस नारे के दौरान ही दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था 5 जून 1974 में। 5 जून 1974 में। क्लियर होगी बात सर? इंदिरा गांधी के विरुद्ध दिया था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। जेपी बिहार का बड़ा नेता हुआ है, पूरे देश का, यानी कि बिहार से लेकिन बिलोंग करता था। उस अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम बताओ जिसका रिकॉर्ड लिखित नहीं होता है। जिसका रिकॉर्ड लिखित नहीं होता है, तो उस अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम है राष्ट्रमंडल। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, राष्ट्रमंडल के सदस्य देश कौन से हैं। चलो बताओ, कोई बताएगा क्या राष्ट्रमंडल के सदस्य देश? राष्ट्रमंडल के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रमंडल के सदस्य वो देश होते हैं जो ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। क्या? ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं मेरे डियर चाइल्ड? ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके हैं। वे राष्ट्रमंडल के क्या होते हैं मेरे बच्चे? रोकी चिकारा 1951 लोकनायक उपनाम है। बहुत बढ़िया भाई, ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके हैं। ठीक, ये राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश उपनिवेश का मतलब जैसे भारत क्या रहा? पहले ब्रिटिश का उपनिवेश रहा। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, सॉरी 31 में। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना 1931 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल 1930 से प्रारंभ हो गए थे। राष्ट्रमंडल खेल कब से प्रारंभ हो गए थे? 1930 से प्रारंभ हो गए थे। 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई, 1930 से राष्ट्रमंडल खेल प्रारंभ हो गए थे। और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, इसका मुख्यालय लंदन में है। इसका मुख्यालय कहां है? लंदन में है। और इसकी अध्यक्ष एलिजाबेथ रहेगी हमेशा। एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी कौन रहेगी? एलिजाबेथ रहेगी इसकी अध्यक्ष हमेशा, जीवन भर। अब वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 53 सदस्य देश हैं। 53 सदस्य देश हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में कितने देश हैं? 53 सदस्य देश हैं। क्लियर होगी मार बच्चों? वर्षा बालिया नमस्कार बेटे। इंडिया चाइना 1951, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट वन, आपके सामने अगला क्वेश्चन आया, पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई हैं? कौन सी योजनाएं? पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा। देखो, पंचवर्षीय योजनाएं अब वर्तमान में तो रही नहीं। वर्तमान में तो लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं का कोई नाम नहीं है।
1 ईयर, 3 ईयर और 7 ईयर लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाई जा रही है। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं ली गई थी रूस से, और इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी मेरे बच्चों? आप लोगों के साथ कल परसों की वीडियो में डिस्कस भी हुआ है। इन पंचवर्षीय योजनाओं की बनाने की जिम्मेदारी होती थी योजना आयोग की। योजना आयोग के स्थान पर कौन आ गया मेरे बच्चे? नीति आयोग आ गया। कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग आ गया। कौन आयोग आ गया मेरे बच्चे? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। जो इसके स्थान पर पहले काम करता था योजना आयोग, इसका स्थान ग्रहण करा नीति आयोग ने। यह योजना आयोग जो पहले था, इसको 15 अगस्त को समाप्त कर दिया गया था। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था योजना आयोग को। क्लियर? अब ये जो नीति आयोग है, इसके मुख्य अधिकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष आप लोगों को सबको पता है प्रधानमंत्री होगा। ये जिस तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ना, तो ये नीति आयोग उसी के आधार पर काम करता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ही काम करता है नीति आयोग। एक बार सब बच्चे लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चों, इतना तो मैं आप लोगों से कह ही सकता हूं। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष मेरे हिसाब से शायद राजीव। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव जी। और सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, अमिताभ कांत। एक बार चेक कर लेना, जैसा मेरे लर्न हो रहा है तो मेरे को तो ऐसा ही याद आ रहा है कि ऐसी स्थिति है। ये क्या ये सही है? एक बार बताओ, यस और नो कमेंट करके बताएंगे मेरे बच्चों। यस। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना वैसे तो रूस से ली गई थी, आपको दिखाई दे गया होगा। मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमीर खुसरो का जन्मस्थल। एक बार सब बच्चे फिर शेयर कर देंगे और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको यूपीएसआई बनना है, आपको पटवारी बनना है, आपको दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है, तो फ्यूचर जोन को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं बनना है तो भैया फिर आप कुछ भी ज्वाइन करो। देखो बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। लाइव क्लासेस बहुत सारी, फीस भी 500 रुपए 400 रुपए टोटल ही है। 2000 रुपए में पूरा कोर्स करा देंगे आपको दिल्ली पुलिस का, 500 में करा देंगे पूरा कोर्स दिल्ली पुलिस का। लेकिन मेरी तरीके से नजर नहीं रख सकते वो लोग। हर स्टूडेंट्स के ऊपर मेरी क्या होती है? नजर होती है। एक एक बच्चे को मैं रोज रोज थोड़ा थोड़ा काम भी देता हूं, वो भी करना होता है बच्चे को। हर चीज को मैं चेक करता हूं, ठीक है। आइए, पल्लवी शर्मा यस, रोकी चिकारा यस सर, पूजा मलिक यस। अगला सवाल, अमीर खुसरो का जन्मस्थल पटियाली उत्तर प्रदेश में है। पटियाली उत्तर प्रदेश में स्थित है अमीर खुसरो का जन्मस्थल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इसको कुछ उपनाम थे, इसको तोता ए हिंद, तोता ए हिंद। देखो मेरे पास बोर्ड इतना अच्छा नहीं है, वो टेक्निकल बोर्ड तो है नहीं कि मैं ऐसे खिसका दूं क्वेश्चन। मुझे तो सब चीजें क्या करनी पड़ती है? लिखनी पड़ती है। वो बड़े कोचिंग संस्थान का होता है जिनकी 5-7 लाख 5-7-10 करोड़ की क्या होती है? अर्निंग होती है, ठीक है नहीं। बालियान मोनू, आप हमारे ऐप पे नहीं आ रहे हैं। मैथ्स को मैं ऐप पे पढ़ाता हूं, और मंडे ट्यूसडे मैं तो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाता हूं यार मैथ। जिस पे मैथ नहीं आता उसी को तो मैं मैथ सिखाता हूं। कमजोर बच्चों को बिल्कुल मैथ लेवल, हाँ मेरे कई सारे स्टूडेंट्स से आप मिले, किसी से पूछें तो मैं 0 लेवल वाला जो बच्चा होता है उसको ही मैं मैथ सिखाता हूं, बिल्कुल 0 बच्चे को। रोकी जी कारा, स्वाति बालियान मानो चिंता ना करेंगे बिल्कुल भी 6 राजाओं के नहीं बेटे। तोता हिंद के नाम से जाना जाता है, 7 राजाओं के दरबार में रहा। कितने? 7 राजाओं के दरबार में रहा।
तबला का जनक, सॉरी सितार का जनक, क्या? सितार का जनक। खड़ी बोली का प्रसार करता, जनक नहीं कह सकते। खड़ी जनक कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता है भाषा का, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके हैं, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, ठीक है नहीं। खड़ी बोली का जनक, ये कुछ इससे मुख्य मुख्य चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डाक मतदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोक्सी मतदान। मुस्लिम शासकों द्वारा जकात कर किस पर लगाया गया? देखो दो प्रकार के टैक्स होते थे, दो टैक्स होते थे। एक टैक्स का नाम है जजिया कर। कौन सा? जजिया कर। एक होता था जकात कर। एक जजिया कर होता था और एक होता था मेरे बच्चे जकात कर। दिखाई दे रहा क्या बेटे? हाँ, रोकी चिकारा जो 4 किताबें भाई मैं देख के बताऊंगा, मुझे याद नहीं है कौन कौन सी है, ठीक है नहीं। 4 किताबें कौन कौन सी इसने लिखी है मैं देख लूंगा, आप भी सर्च कर लेना, ठीक है नहीं बेटे। आ जाओ। जजिया कर ये धार्मिक कर थे। कैसे कर थे? धार्मिक कर। आपसे कोई पूछे कि बताइए ये कैसे कर थे, तो जजिया कर और जकात कर धार्मिक कर होते थे। कैसे कर होते मेरे बच्चे? धार्मिक कर होते थे। ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और ये मुस्लिमों पर लगाया जाता था। ये किस पर लगाया जाता था? मुस्लिमों पर। इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। इसके विषय में अभी मुझे कुछ जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं इस पे जकात कर किसने भारत में लगाया, इस पे मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि जकात कर किसने लगाया था। नेक्स्ट वन, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? पहला जवाब नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और भारत का दूसरा बड़ा बांध, हाँ बिल्कुल, रोकी चुकारा फिरोज शाह तुगलक ने, सही बिल्कुल कह रहे हो, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था, ठीक है नहीं। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। भारत का दूसरा बड़ा बांध है, भारत नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना बनाया है गुजरात में, भारत का दूसरा बड़ा बांध है ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल अमितपुर माफी। क्या कहता भाई? कहता है किस नदी को सांपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, ठीक। सांपों के नाम से इसको कहां जाना जाता है? तो सांपों के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। किस में जाना जाता है? तिब्बत में। तिब्बत में। और बांग्लादेश में, बताओ कौन बच्चा बताएगा बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नाम से इसको जाना जाता है? कौन बालक बताएगा? बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। और इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील।
अगर बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। जमुना, वेरी गुड। स्वाति बालियान, नो की चिकारा, शाबाश पुत्रों, बहुत बढ़िया भाई। बीसीजी का टीका, बीसीजी बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तपेदिक की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बैसिलस बैसिलस क्लेमेट गुएरिन, क्लेमेट गुएरिन इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि नई बात याद कर लेना। आपसे पूछेगा बताइए बीसीजी का टीका किसको नहीं दिया जाता? बीसीजी का टीका किसको, यहां पूछा बीसीजी का टीका किसको दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका किसको दिया जाता है मेरे बच्चे? किसको दिया जाता है? तपेदिक के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तपेदिक के लिए दिया जाता है। ठीक, अब मैं जो बता रहा हूं वो पूछ लेगा आपसे, बताइए निम्न में से किस रोगी को बीसीजी का टीका नहीं दिया जा सकता? जो एड्स का रोगी होगा, जो एड्स से पीड़ित होगा उसको बीसीजी का टीका नहीं दिया जा सकता। 24 मई को है, बता रहा है भाई, मेरे को मालूम नहीं, तपेदिक दिवस देख के बता दूंगा मैं, अभी नॉलेज में नहीं है मेरे बच्चे जो कि चिकारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, काला महाद्वीप अफ्रीका, आज का लास्ट क्वेश्चन बेटे। काला महाद्वीप, आप सब लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फिर मंडे से हम लोग क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस एसआई के लिए स्पेशल बैच ऐप पर लेकर आ रहे हैं बच्चों। काला महाद्वीप, काला महाद्वीप अफ्रीका, अफ्रीका में, अफ्रीका को कहा जाता है, इसी को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। नील नदी का उपहार, नील नदी का उपहार कौन है मेरे भाई? मिस्र। क्लियर? मिस्र। तो हम लोग जो हैं कल मुलाकात करेंगे। एसआई की क्लासेस सोमवार तक जब ऐप डाउनलोड कर लोगे आप लोगों को पता लग जाएगा ऑलरेडी किस किस टाइम किस किस सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी। तो सब लोग जो हैं अपने अपने बैच को क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं पसंद आई तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।